नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के मुख्य स्थल रूप, यानी कि स्थल रूप, स्थलाकृतियाँ इसको बोले तो, यानी कि विभिन्न प्रकार के भूस्थल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम आज इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि जो स्थल रूप है, लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि स्थल रूप होते क्या हैं। तो स्थल या ज़मीन की ऊंचाई और चौड़ाई या नीचाई द्वारा बनी आकृति जो विशेष बनावट लिए रहती हैं स्थल रूप कहलाते हैं। तो स्थल रूप बेसिकली क्या है, जिनकी कोई स्पेशल ऊंचाई है या फिर नीचे गहराई है, और उनमें क्या है, एक आकृति रहती है, उनकी एक बनावट लिए रहते हैं। जैसे ये हमारे स्थल है, यहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे भी आपको पेड़ दिख जाए तो हमारा स्थल रूप है, यहाँ पे हम रहते हैं। अब जैसे एक आकृति है, इसमें आकृति होगी त्रिभुजाकार, ऊपर से सकरा और आधार क्या है, चौड़ा। तो ये क्या है, एक आकृति है, और बनावट हो गई त्रिभुजाकार। तो ये क्या है, एक स्थल का रूप हो गया। यानी कि स्थल ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्थल ऐसे ही हो, ज़रूरी नहीं है स्थल ऐसे ही हो। स्थल का कोई भी रूप हो सकता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थल रूप। अब स्थल रूप के कई प्रकार होते हैं, कई रूप होते हैं, उन्हीं को हम क्या पढ़ने वाले कि पृथ्वी के कौन कौन से जो हैं रूप होते हैं, उनके जो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो स्थल रूप हैं, ये स्थल रूप बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। स्थल रूप बनते कैसे हैं। क्वेश्चन तो ये है कि स्थल रूप बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इसमें कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं और कुछ बाह्य शक्तियाँ होती हैं। पृथ्वी की चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल में भी कुछ शक्तियाँ हैं, और पृथ्वी है उसके अंदर भी कुछ शक्तियाँ हैं। वो क्या रहती हैं, गतिशील रहती हैं। तो इनके कारण भी स्थल रूप बनते हैं। तो पहला हमने दो शक्तियों की बात करी, ये तो हो गई अंतर्जात, और ये हो गई बाहरी है, उनको क्या बोलते हैं, बाह्य शक्ति हो गई। तो दो प्रकार की हमारे सामने शक्तियां आई, जिनसे क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, स्थल रूप बनते हैं। तो पहली कौन सी, अंतर्जात बल। इंग्लिश में बात करें तो इनको बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं इसको। मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। पहली शक्ति है अंतर्जात बल। इससे क्या विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, तो इनसे बनते हैं महाद्वीप, महासागर, पर्वत, और पठार। तो विभिन्न प्रकार के क्या अंतर्जात बलों से ये चीज़ें बनती हैं, पर्वत और पठार। अब बात करें कि सर ये जो बाह्य शक्तियां हैं, बहिर्जात बोलते हैं इनको, बहिर्जात बल। इनको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। ये कौन से होते हैं, तो बहिर्जात बल वो होते हैं, इनमें आते हैं अनाच्छादन शक्ति।
अनाच्छादन एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसमें दो बल काम करते हैं, एक तो होता है अपर्दन और एक होता है निक्षेपण। ये दो कौन कौन से होते हैं, बहिर्जात बल दो प्रकार से काम करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके जो चारों तरफ है वायुमंडल में अनाच्छादन की शक्ति काम करती है। अनाच्छादन की शक्ति एक तो वायु पे काम करती है, वायु, पानी और बर्फ। इनके जो काम कौन करता है, ये तीन आदमी काम करते हैं। और काम क्या करते हैं, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन किसको कहते हैं, एक को चट्टान है, जैसे स्थल रूप बना, ये पर्वत है, तो इसको तोड़ देंगे। ये अपर्दन वाले क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे और इसको उठा के यहाँ टेक देंगे। वो कोई भी अवस्था में ज़रूरी नहीं है ऐसे ही टेके, इसको किसी भी रूप में क्या तोड़ मरोड़ के पेश कर देंगे। इसका काम है निक्षेपण, यानी कि यहाँ से तोड़ मरोड़ के यहाँ पे स्थापित कर दिया, निक्षेप कर दिया इसको। तो ये दो प्रकार की, और काम करेंगे कौन, वायु। इसको उठा के वायु ले जाएगी, हो सकता है पानी ले जाए, हो सकता है बर्फ़ ले जाए। ठीक है, तो अनाच्छादन में दो आते हैं, अपर्दन और निक्षेपण। ये एक बार नोट कर लो। तो दोस्तों बहिर्जात में हमने पढ़ा अनाच्छादन, वायु, पानी, बर्फ एक जगह से किसी चट्टान को या स्थलरूप को तोड़ मरोड़ के दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और उनका निक्षेप कर देते हैं। अब इनको हम, अगर ये दो समझ आ गया, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इनसे विभिन्न प्रकार के स्थलरूप बनते हैं, यह आपको ध्यान करना है। बहिर्जात बल भी विभिन्न प्रकार के स्थलरूपों का निर्माण करते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ। पहला जो है वो है अपर्दन। अपर्दन, इरोजन, EROISN, ठीक है, अपर्दन। तो अपर्दन क्या होता है, चट्टानों का अपने ही स्थान पर घर्षण या अन्य बल के सहारे तोड़ना। चट्टानों का अपने ही स्थान पर घर्षण या अन्य बल के सहारे टूटना क्या कहलाता है, अपर्दन। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, निक्षेपण। चट्टान क्या हो गई, डिपोजिशन, इनको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन क्या होता है, चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में निक्षेप करना। चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण करना। ये क्या होता है, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, इसको यहाँ पे उठा के जमा कर दिया। और ये काम करते कौन है, तो पहला करता है वायु, दूसरा करता है जल और तीसरा करता है बर्फ। ठीक है, तो ये दो प्रकार हमने पढ़ लिए। इसके बाद में आपको एक छोटा सा एक प्रैक्टिकली मैं कुछ समझाता हूँ कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं। आपको तुरंत ही पूरा समझ आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा स्थलरूप है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का यहाँ का पार्ट है। अब कुछ आंतरिक बलों की हमने बात करी थी। आंतरिक बल क्या होते हैं, दो चट्टानें हैं, ये पृथ्वी की नीचे की घटना है। दो चट्टानें हैं, वो आपस में टकराई तो इससे क्या एक लैंडफॉर्म्स बना, सपोज दैट। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इसको बोलते हैं हम, आपस में टकराने से क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन्स बन गया। ये अंतर्जात बलों के कारण, इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो अर्थ के क्या रहती हैं, अंदर काम करती हैं, इससे क्या बन गया, एक माउंटेन बन गया, पर्वत बन गया। अब बाह्य शक्तियों ने काम किया,
किसने किया? भाइयों ने, वायु ने करा और पानी ने करा। मुख्य ये दो ही हैं। ये अपने काम पे लग गए, भाई इसको पर्वत को ख़त्म करना है, तो हवा ने इसका निक्षेपण कर दिया, काटना छाड़ना चालू कर दिया। अब ये क्या, ऊपर से सपाट हो गया, ये लो, ये बन गया पठार। इसको ऊपर से तोड़ के मरोड़ के ऐसा कर दिया तो पठार बन गया। पर्वत से क्या बन गया? पठार। अब पठार को भी तोड़ेंगे, ये दोनों चीज़ें, पठार को तोड़ के भी इस शेप में ले आए, इसका छोटा रूप कर दिया, तो इनको बोलते हैं पहाड़ी। पहाड़ी कर दिया। अभी भी नहीं रुके वो, शून्य से शून्य तक। ये काम क्या है? शून्य से शून्य तक। धरातल पहले ऐसे था, ठीक है, इसको ऐसे बनाया, ऐसे किया, वापस ऐसा ही कर देंगे। फिर इसका पहाड़ियों को भी ख़त्म कर देंगे, निक्षेपण करेंगे, अपरदन करेंगे, और फिर इसको क्या कर दिया? मैदान कर दिया। ये क्या बन गया? मैदान। मैदान बना दिया। मैदान में जब वनस्पति, घास, किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं रहती और अधिक टेम्परेचर होता है पानी की कमी के कारण, तो वो हो जाता है मरुस्थल। इसको बोलेंगे मरुस्थल। कहने का मीन्स मेरा ये है, यहाँ पे क्या था? समतल, और यहाँ पे भी जाके समतल हो गया, तो ये सर्किल जो है वो पूरा क्या रहता है? चलता रहता है। कहने का मीन्स ये हुआ कि स्थल रूप जो है वो गतिशील हैं, कोई भी स्थल रूप जो है वो परमानेंट नहीं है, यानी कि लैंडफॉर्म्स इज नॉट परमानेंट, ठीक है। तो जितने भी स्थल रूप हैं वो क्या? पहले पर्वत बनेगा, पठार, पहाड़ी और मैदान में, और फिर मरुस्थल बन गया। तो वापिस जो स्थल रूप सामान्य था वो वापिस सामान्य हो गया। तो स्थल रूप है वो गतिशील है, अंतर्जात बलों से और बाह्य शक्तियों के द्वारा उनको वापस वैसे ही कर दिया जाता है। अब सबसे पहले अंतर्जात बल की बात करेंगे, तो एक लैंडफॉर्म्स है पर्वत। पहला जो लैंडफॉर्म्स है वो है पर्वत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो है माउंटेन्स। ये क्या होते हैं? तो धरातल से, जैसे माउंटेन क्या होता है ये तो हमें समझ आ गया कि सर ये होता है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो स्थल रूप है और इससे ऊपर उठा हुआ है, ऊपर से सकरा है और धरातल से क्या है? चौड़ा है। तो धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से कैसा है? सकरा है तथा आधार चौड़ा है। समझ आया क्या? ये क्या है? पर्वत है। पर्वत हो गया। अभी पर्वत क्या है? प्राकृतिक ऊंचाई होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, प्राकृतिक ऊंचाई है। इसके ऊपर जब बर्फ़ पड़ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? हिमचादर। बर्फ़ से ढके पर्वतों को हिम टोपी या बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पर्वत जो है वो मुख्य रूप से ऊपर से सकरे होते हैं और नीचे से आधार चौड़ा होता है। तो एक बार दोस्तों ये नोट कर लो, फिर इसके बाद में बात करेंगे हम प्रकारों की। अब देखिए दोस्तों, पर्वत जो होते हैं मुख्यतः 600 मीटर से ऊंचे होते हैं तथा सकरे होते हैं। सकरे तो हमने पढ़ लिया। और खड़ी ऊंचाई होती है इनकी ऊंचाई जो होती है कैसी होती है? ऊंचाई जो होती है वो होती है खड़ी, एकदम ऐसे खड़ा ढाल होता है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो माउंटेन्स होते हैं इनसे विभिन्न प्रकार की, जैसे मैंने बताया था हिमटोपियाँ होती हैं। ये हिमटोपियाँ होगी, ये बह के चलेंगी तो इनको क्या बोलेंगे? हिम नदियाँ, यानी कि बर्फ़ की नदी, हिम नदियाँ। हिमानी इसको बोला जाता है, हिम नदियाँ होती हैं। तो ऐसे बह के पर्वतों से ये निकलती हैं।
बात करें पर्वतों का छोटा रूप क्या होता है? पहाड़ियाँ होता है। पर्वतों का छोटा रूप क्या होता है? पहाड़ी होता है। पर्वत जब पर्वतों का एक क्रम में रहना, पर्वत श्रृंखला, इसको क्या बोला जाता है? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जैसे दोस्तों ये एक क्या है? माउंटेन है, और जब ऐसे ही माउंटेन्स क्या है? सेम आकार में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इसकी एक श्रृंखला बन गई, यानी कि माउंटेन पर्वत श्रृंखला इसको बोलते हैं वैसे तो, और इंग्लिश में बोले तो माउंटेन रेंज। जैसे हिमालय है उसमें भी विभिन्न प्रकार के पर्वत बने हुए हैं, तो हिमालय रेंज उसको बोला जाता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की वर्ल्ड में क्या है? रेंज बनी हुई है। एंडीज माउंटेन रेंज, रॉकीज माउंटेन रेंज, हिमालयन, तो विभिन्न प्रकार की रेंज बनी हुई है, इसी को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अब बात करेंगे हम कि पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो पर्वत जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो है वो तो है वलित पर्वत, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ये क्या होते हैं? तो दोस्तों फोल्ड, किसी चीज़ को फोल्ड करें, सपोज दैट ये हमारा क्या है? एक धरातल है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे उठेगा, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का माउंटेन बन गया, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? माउंटेन्स। कौन से? वलित माउंटेन्स। 2 चट्टानें हैं, जब आपस में टकराई और टकराने से क्या होगी? ऐसे ये उठेंगी, ठीक है। एक नीचे जा सकती है और एक ऊपर उठ जाएगी, तो ये जो माउंटेन्स बनेंगे इनको क्या बोलते हैं? वलित, यानी कि वलन इनमें पड़ जाता है। फोल्ड माउंटेन्स वलन के द्वारा बनते हैं। क्या वलित पर्वत, इनकी डेफिनेशन करोगे तो वलन के द्वारा बनने वाले पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं, जिनमें वलन पड़ जाता है, यानी कि चट्टान है और इनमें क्या हो गया? वलन हो गया, एक नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी, इसी से क्या माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं वर्ल्ड में? तो पहला हो गया वलित माउंटेन, और इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो वलित पर्वतों के एग्जाम्पल कौन कौन से? तो हिमालय जो है वो भी क्या है? एक वलित पर्वत है। आल्पस है क्या? और जो अरावली है वो भी क्या है? ये भी एक क्या है? वलित पर्वतों का ही उदाहरण है। एक बार नोट कर लो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हिमालय जो है वो एशिया में है, आल्पस यूरोप में है, अरावली है वो भारत में ही है, एशिया के अंदर ही पड़ता है। अरावली पर्वत है विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है अरावली, जो राजस्थान में है। एंडीज जो है, एंडीज कहाँ है? ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और रॉकीज जो है, रॉकीज कहाँ है? ये है उत्तरी अमेरिका में, और पश्चिम। देखिए दोस्तों, एक बार इनको मिटा देते हैं। आल्पस, अरावली, ये 3 हैं। सॉरी वो गलत हो गए थे, तो 3 तो ये है वलित पर्वत। एक है अपलेशियन,
अपलेशन, और एक है यूराल पर्वत है, आल्प्स नहीं है, यूराल पर्वत है। वलित पर्वत पढ़ रहे हैं हम, तो यूराल पर्वत है यूरोप में। ये दो तो हैं नए, और अरावली और अपलेशन जो है ये यूएसए में है। अपलेशन और अरावली है प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत। देखिए दोस्तों, हिमालय और यूराल जो हैं वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं, और ये कहाँ पे हैं? यूरोप और एशिया में। अरावली और अपलेशन भी कहाँ? ये अरावली है भारत में, अपलेशन है यूएसए में। ये भी दोनों वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये क्या है? प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जिनमें से अरावली तो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। वहीं पे अपलेशन की बात करें तो ये भी प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। वलित पर्वतों की एक और डेफिनेशन आप देखना चाहो तो सतह उबड़ खाबड़ होती है, खाबड़ होती है, और शिखर जो होता है इनका, शिखर शंक्वाकार होता है इनका। जैसे हिमालय है तो सतह जो है इसकी इतनी उबड़ खाबड़ है, लेकिन जो शिखर है वो एकदम शंक्वाकार होता है, तो ये एकदम शंक्वाकार। तो ये है वलित पर्वतों की विशेषताएं। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो सेकंड टाइप कौन सा है? तो है दूसरा आता है इसका फोल्ड माउंटेन। फोल्ड तो हो ही गया, वलित है फोल्ड माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स सेकंड है, ब्लॉक माउंटेन्स। दूसरा जो टाइप है ब्रंशोत, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। भ्रंश के द्वारा, सपोज दैट एक क्या है, इस तल का ये भाग है, इसमें क्या आ गई? चटकन आ गई, विभिन्न प्रकार के भ्रंश फॉल्ट आ गए इसमें से। तो क्या हुआ? ये पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, और ये पार्ट नीचे आ जाएगा। बनेगा कैसे? ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर आ गए ये दोनों, और ये नीचे चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन इनकी बनती है। तो दोस्तों एक बार नोट कर लो, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे सतपुड़ा तथा, एक सेकंड दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल में नर्मदा रिवर। एक बार लिखो दोस्तों, एक बार देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्रॉन्ज ब्लॉक माउंटेन्स की। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है, एक चट्टान में चटकन आ जाती है, एक भाग ऊपर उठ जाता है, एक भाग नीचे आ जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को भ्रंश पर्वत बोला जाता है। हर्स्ट, यानी कि हर्स्ट माउंटेन भी इनका दूसरा नाम है, यानी कि ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड कहा जाता है, जिसको हर्स्ट माउंटेन भी बोला जाता है। नीचे दसे हुए खंडों को द्रोणियाँ कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ग्रेबन। जो नीचे दसी हुई जो द्रोणी है, ये द्रोणी बन गई ना, यू आकार की जो क्या बन गई? द्रोणी, तो इसको ग्रेबन कहा जाता है। यू शेप वैली इसी का नाम है, यू शेप वैली। इसका जो आकार है वो कैसा है? यू शेप वैली। ठीक है, तो इसमें हमने दो करे, ग्रेबन और हर्स्ट जो माउंटेन्स हैं वो इसमें टाइप होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे। यदि बात करें ब्लॉक माउंटेन्स की, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे
पहला एग्जाम्पल्स कौन सा है? वासजेस पर्वत। ये कहाँ है? ये यूरोप में है, यूरोप। जर्मनी के तकरीबन यहाँ पे कौन सा पर्वत है? वॉसजेस पर्वत है। और राइन, जहाँ पे राइन नदी बहती है, राइन घाटी, यहाँ पे एक तो ऊपर उठा हुआ भाग और एक घाटी बन जाती है। एक क्या बन जाती है? घाटी। ऐसे है। तो ये तो हो गया वॉसजेस माउंटेन और ये घाटी है राइन घाटी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? भारत में भी है क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा? तो भारत में दोस्तों एक एग्जाम्पल है, किनका? ब्रोंज माउंटेन्स का, और इसका है सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत है। और ऐसी कोई घाटी है नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी जहाँ से बहती है वो घाटी से ही बहती है। और इनका निर्माण जो हुआ था वो भ्रंश के कारण ही हुआ था। और एक घाटी बनी थी नर्मदा, और उसी में नर्मदा घाटी बहती है। अब बात करें हम तीसरे प्रकार के पर्वतों की। तीसरा प्रकार एक कौन सा और है? हमने करे फोल्ड, ब्लॉक, और एक और रह गया ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा जो प्रकार है इसका है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स। अब ज्वालामुखी माउंटेन्स कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये धरातल है, सिंपल है। आंतरिक शक्तियों ने काम किया तो यहाँ से क्या हुआ? लावा जो है अंदर, आंतरिक शक्तियों के कारण लावा बाहर आ गया, और ये फैलते फैलते धरातल के ऊपर क्या हो गया? फैलता गया। ज्वालामुखी उद्गार हुआ और एक पर्वत बन गया ऐसे धरातल के ऊपर ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उससे क्या बन गया? एक पर्वत बन गया धरातल के ऊपर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। इसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। ये इसी का एग्जाम्पल है। तो इसको आप लिख सकते हो ज्वालामुखी। आप इसके नाम से भी प्रतीत हो रहा है कि ज्वाला के मुख से निकलने वाला ज्वाला और उससे बनने वाले पर्वत। तो ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाले पर्वत कौन से हैं? ज्वालामुखी पर्वत। एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एक तो हो गया फ्यूजियामा पर्वत। कहाँ पे है? जापान में। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड में कुछ माउंटेन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है रॉकीज। यहाँ पे कौन सा है? रॉकीज। यहाँ पे ये पूरी जो है पर्वत श्रृंखला ये है एंडीज। एक इसमें जो है ज्वालामुखी में किलिमंजारो। ये क्या है? कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में यहाँ पे है किलिमंजारो। ये अफ्रीका दिख रहा है आपको, यहाँ पे है किलिमंजारो। फ्यूजियामा जापान में है, तो जापान यहाँ पे है कौन सा? फ्यूजियामा पर्वत। भारत में भी है क्या? तो भारत में एक तो बेरन है, और एक है एक और माउंटेन है जो भारत में ज्वालामुखी के अंदर आता है। तो इसका जो नाम है वो है नारकोंडम। एक है नारकोंडम।
नारकोंडम पर्वत, ये दोनों ही हैं, अंडमान में हैं और ये भारत में है। यहाँ पे आइसलैंड है, भारत के पास आइलैंड है, तो यहाँ पे ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पर्वतों से संबंधित जो टॉपिक था वो तो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे पठार, सेकंड टोपोग्राफी, सेकंड लैंडफॉर्म। तो पठार क्या होते हैं? तो पठारों के बारे में सबसे पहले दूसरा जो लैंडफॉर्म्स है वो है प्लेट्यू, पठार, पठार, दूसरा है पठार, प्लेटियू, प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, ये अब ये पठार क्या होते हैं? तो दोस्तों धरातल से उठे हुए वे भूभाग जो ऊपर से मेज की तरह सपाट होते हैं, सपाट होते हैं। ये हमारा धरातल है, ये क्या हो गया? पठार। ये क्या हो गया? पठार। ऊंचाई जो होती है तो आप 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक पाई जाती है। तो पठार क्या होते हैं भाई? धरातल है और इससे ऊपर उठे हुए भाग तो हैं, और जो ऊपर से क्या है? मेज की तरह सपाट होते हैं। तो ये ऊपर से मेज की तरह क्या है? यहाँ पे सपाट है। ऊंचाई की बात करें तो धरातल से इनकी ऊंचाई कोई फिक्स नहीं होती, हर पठार की अलग अलग ऊंचाई है। तो इनमें 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक ऊंचाई हो सकती है। तो वर्ल्ड में कुछ फेमस पठार की बात कर लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचे पठार की बात करते हैं। जैसे भारत का, पहले तो भारत का दक्कन पठार, भारत का जो दक्षिणी भाग है ये कहाँ पे है? दक्कन का पठार। दूसरा है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसको क्या बोलते हैं? विश्व की छत बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? विश्व की छत, विश्व की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार। ये कहाँ पे है? अमेरिका में है, अमेरिका, अनातोलिया, ये टर्की में है का पठार, ये टर्की में है, एशिया के अंदर। एक पठार और है पेंटागोनिया का पठार। ये है पेंटागोनिया का पठार, आपने नाम सुना होगा। तो ये है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे पेंटागोनिया का पठार है। अनातोलिया का पठार है टर्की में, यहाँ पे दक्कन का पठार हमारे भारत में हो गया। कोलोराडो का पठार जो है वो यहाँ पे है अमेरिका में। एक कटंगा का पठार ये है अफ्रीका में, अफ्रीका का कटंगा पठार ये यहाँ पे है। तो ये कुछ है पठारों के एग्जाम्पल, ये आप एक पर नोट कर लो। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों
तीसरे लैंडफॉर्म्स या स्थलरूप का, इसका नाम है मैदान। मैदान क्या होते हैं? प्लेन्स। प्लेन्स ये क्या होते हैं? तो समतल भूभाग का विस्तृत रूप, विस्तृत भाग क्या कहलाता है? भाग मैदान कहलाता है। 200 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है? 200 मीटर तक। और मैदान जो है किनके द्वारा बनते हैं? मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, सिल्ट व पत्थरों के जमाव के कारण होता है। मैदानों का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों पहाड़ों से नदियाँ उतरती हैं। ये पहाड़ है, यहाँ से नदी उतरी और अपने साथ क्या लेके आएगी? मिट्टी, पत्थर, जो भी अवशिष्ट पदार्थ लेके आएगी वो कहाँ? धरातल में जमा करती जाएगी और इसी से क्या बन जाएंगे? मैदान। इसी से क्या बन जाएंगे? मैदानों का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों मैदान जो है वो 200 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और ये समतल, जैसे ये समतल भूभाग है यहाँ से लेके, तो ये क्या है? विस्तृत रूप है। क्या है? विस्तृत रूप है। ऐसे ही इनका निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि नदियों के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं हम, इनके उदाहरण। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो पहला ही हमारा हो गया कि भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। दूसरा सिंधु का मैदान, ये कहाँ पे है? तो ये है पाकिस्तान में है। यांगटीसी का मैदान, ये कहाँ पे है? ये है चीन में। तो दोस्तों ये कुछ फेमस जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, मैदान के उदाहरण हैं। ये जो है ये पार्ट है, ये किसका? यहाँ से नदी आती है गंगा और इसी का मैदान है। इसको क्या बोलते हैं? गंगा का मैदान। ये बांग्लादेश तक भी है। यहाँ से है सिंधु का मैदान। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गए। अभी दोस्तों हम 3 स्थल रूपों के बारे में हमने पढ़ा, मैदान, पर्वत और पठार। बाकी जो टोपोग्राफी है उसके बारे में हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन इनके बीच में इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है वो हम जानने की एक बार कोशिश और करते हैं। तो पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। इनकी उपयोगिता, इनकी क्या करेंगे हम? उपयोगिता। अब देखिए दोस्तों पर्वतों की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, पर्वत हमारे क्या काम आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से नदियों का उद्गम स्थान है, नदियों का स्रोत बोल सकते हैं अपन इनको। पर्वतों में से ही सारी नदियों का उद्गम होता है। दूसरा जो है पर्वतों का क्या उपयोग होता है? वनस्पति के लिए। वनस्पति रहेगी तो हमें क्या? अच्छी सांस होगी, वहाँ से ईंधन मिल जाएगा, वनस्पति ईंधन के रूप में। तीसरा है फल फ्रूट और
गोंद वगैरह मिल जाता है। तो खाने की सामग्री भी हम क्या पर्वतों से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो वाइल्ड लाइफ से जो है वहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। एक पर्वतों में आवास भी हो सकता है। जलवायु जो होती है पर्वतों की स्वास्थ्यवर्धक होती है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है। आवास के लिए उपयोग, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है। पर्वतों में विभिन्न प्रकार के आश्रम, स्कूल्स वगैरह चलते हैं। तो पर्वतों में जो है कई प्रकार से इनका उपयोग हमारे लिए कारगर है। वहाँ पे हम खेल सकते हैं, जैसे आपने पहाड़ों में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? पर्वतों में। तो खेल होते हैं वहाँ पे, ऐसे लिख सकते हो इनको, खेल, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, तो ये विभिन्न प्रकार के वहाँ पे क्या है? खेल चलते हैं। अब पठारों का क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी उपयोगिता क्यों है? तो पठारों में जो है एक तो आपने देखा होगा वहाँ पे संसाधन यानी कि खनिजों का भंडारण, खनिजों का संग्रह रहता है वहाँ पे, संग्रह। एक नदियाँ भी निकलती हैं, नदियाँ लिख लो, प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत में तो बहुत सी हैं। नदियों का उद्गम। चौथा है जलप्रपात बनते हैं यहाँ पे, प्रपात यानी कि वाटरफॉल्स होते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वाटरफॉल्स? एक तो जोग प्रपात है ना, प्रपात कर्नाटक में फेमस है। तो पठार इनके लिए भी जाने जाते हैं, और वनस्पति और आवास के लिए भी हैं। वनस्पति प्लस आवास भी वहाँ से क्या होते हैं? पठारों में मिलते हैं हमको। बात करें मैदानों की, तो मैदान हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो मैदानों में सबसे पहले तो परिवहन की व्यवस्था अच्छे से हो सकती है। जैसे दोस्तों पर्वतों में हम रेलगाड़ी नहीं पहुंचा सकते, पठारों में नहीं पहुंचा सकते। पठार तो चलो ठीक है यहाँ पे पहुंच सकते हैं, बट पर्वतों में रेलगाड़ी नहीं जा सकती। बट मैदानों में परिवहन की व्यवस्था करी जा सकती है, सड़क बनाई जा सकती है, रेल लाइन बिछाई जा सकती है, हवाई पट्टियाँ बनाई जा सकती है। तो मैदानों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? परिवहन की व्यवस्था। आवास, आपकी वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे निवास करती है? मैदानों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैदानों में क्या है? आवास की सुविधा होती है। फिर तीसरा है खेती करी जा सकती है। तो इसमें तीसरा है कृषि के लिए उपयोगी। दोस्तों पर्वतों में इतनी खेती नहीं होती, पठारों पे भी कम होती है, लेकिन मैदानों में आपको सबसे ज़्यादा खेती होती हुई दिख जाएगी। तो हमारे लिए मैदान जो है खेती के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें और कि और मैदान हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, तो मैदानों के लिए और निवास के लिए हो ही गया। विभिन्न प्रकार की जो हैं प्राकृतिक घटनाओं से बचाव, ये क्या है? देखिए दोस्तों पर्वतों में वे कभी भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी उद्गार हो जाते हैं। पठारों में ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलते हैं, पर्वतों में भी देखने को मिलते हैं, महासागरों में मिलते हैं। लेकिन मैदानों में बहुत कम जो है प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती है। पर्वतों में भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह चलती रहती हैं। तो पर्वतों में घटनाएं होती है, बट मैदानों में ऐसी किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती है। तो ये इनकी यहाँ पे उपयोगिता हो गई। इनको एक बार नोट कर लो आप। तो दोस्तों
एक दोस्तों पठारों में काली मिट्टी जो होती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। तो यहाँ पे काली मिट्टी के मिलने से ही पठार में क्या कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं। तो काली मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पठारी मिट्टी होती है जो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी यहाँ पे इनकी जो उपयोगिता है वो भी कंप्लीट हो गई। अब स्थल रूप और लोग, एक टॉपिक छोटा सा और बच गया आपका कि स्थल रूप जो है और लोगों से उनको कैसे प्रभावित करते हैं। फिर हम इंडिया से संबंधित जो भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्थल रूप और लोग, लैंडफॉर्म्स एंड पीपल, लोग, ये क्या टॉपिक है। तो दोस्तों, स्थल रूप जो है वो लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे दोस्तों हमने इससे पहले ही बात करी, जहाँ पे मैदान होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो निवास है वो कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एक तो रहने के उपयोगी जो है वो मैदान है, मैदान सबसे उपयोगी जगह है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए लोग वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से तो जाते हैं लेकिन बसने के पर्पज़ से वहाँ पे कम जाते हैं। तो दोस्तों, स्थल रूप जो है वो हमारे बहुत ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, ये इतना ही था कि लोग जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे पर्यटन के रूप में जो है पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी उपयोगी हैं, लेकिन रहने के पर्पज़ से जो है वो मैदानी क्षेत्र बेटर है। पर पठारी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जो मैदान है वहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं और घूमने के पर्पज़ से वो कहाँ जा सकते हैं, पर्वतों में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये इतना ही टॉपिक था। इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो अभी पार्ट हमारे आए वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, एक तो आया बैरन और एक आया जो कोरंडम, दो पर्वत आए थे, बैरन द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे है। एक अरावली जो पर्वत है वो यहाँ पे है, अरावली पर्वतमाला जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे विंध्यन और सतपुड़ा, और यहाँ पे जो घाटी जा रही है वो कौन सी है, नर्मदा घाटी। यहाँ पे कौन सी घाटी जा रही है, नर्मदा। इसको बोलते हैं सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा। इसके नीचे है सतपुड़ा और ये है विंध्यन। ये दो प्रकार की क्या हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पठारी भाग में दो प्रकार की श्रृंखलाएं। मैदान के रूप में हमने बात करी कि ये गंगा का मैदान है। हिमालय जो पर्वत है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर जो लेंथ में है। नेक्स्ट जो चैप्टर है भारत, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, हिमालय पर्वत। डेक्कन जो पठार है वो यहाँ पे आया है। हमने पठारों की बात करी तो दक्कन का पठार, ये बात हो गई। यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों, ये दो तीन चीज़ें आई थी, ये हमने यहाँ पे इसमें कंप्लीट कर लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।